नमस्कार। आप देख रहे हैं नेशन इंडिया न्यूज। मैं चंद्रभूषण पांडे। आज मैं आपको ऐसे व्यक्ति से मिलाना चाहता हूं, वो ऐसी जगह से हैं जहां के नाम सुनते ही लोगों के मन में एक खुशी सी दौड़ जाती है। और वह भारत का एक अच्छा, जिसको स्वर्ग बोलते हैं, उस एरिया से हैं। उसका नाम है कश्मीर। तो हमारे साथ बीजेपी युवा मोर्चा के स्पोक पर्सन पंडित अजय शर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कश्मीर से आज बातें होंगी कश्मीर के बारे में। तो अजय शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। जी जी, धन्यवाद सर। अजय शर्मा जी, आप बताएं कि जम्मू कश्मीर की स्थिति जो है, 370 लगने के पहले और 370 के बाद का क्या पोर्शन है, अभी क्या पोजीशन है वहां का। जी 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 सर, देखिए जो 370 जो था अब तो हट चुका है, अतीत की बात हो गई है। लेकिन 370 से पहले जम्मू कश्मीर की परिस्थितियां अच्छी नहीं थी। कुल मिला के मैं ये बात करूं कि 370 से पहले जम्मू कश्मीर में आतंकवाद अपने चरम पर था, और जहाँ के जो क्षेत्रीय दल थे वो भी कहीं ना कहीं ऐसी बात कर देते थे। मैं ऐसा कहूँ, कहीं ना कहीं उनको संरक्षण देते थे, या राजनीति के कारण कहीं ऐसे ऐसे वक्तव्य होते थे उनके कि कहीं ना कहीं उनको आतंकवादियों को एक बल मिल जाता था। और यहाँ की जो सेपरेटिस्ट थे, अलगाववाद, उनके साथ भी पूर्व में केंद्र का कुछ ऐसा रहा कि उनको एक स्टेक होल्डर माना जाता था। और जम्मू कश्मीर को लेकर हुर्रियत कॉन्फ्रेंस हो तो उनके साथ काफी उनका रहता था। तो 370 हटने के बाद अगर मैं बात करूं जम्मू कश्मीर में, तो सही मायनों में बोलूं कि भारत के जो कानून थे पूरी तरह से यहाँ पर लागू हुए। जो पंचायती राज व्यवस्था थी पूरी तरह जम्मू कश्मीर में लागू हुई, क्योंकि यहाँ के जो क्षेत्रीय दल थे ना, उनका ये मानना था कि जम्मू कश्मीर में वो बेसिकली चाहते ही नहीं थे कि जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र पूरी तरह से बहाल हो। तभी तो आपने देखा होगा कि 370 से पहले जम्मू कश्मीर में 15-15 वर्षों तक सरपंचों के चुनाव नहीं होते थे। अगर हो गए तो फिर उनका कोई तय, उनके पास वो पावर्स नहीं होती थी जिससे वो लोगों के काम कर सके। तो 370 हटने के बाद केंद्र ने जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर को लेकर एक संजीदगी दिखाई है, तो मैं उसकी सराहना करता हूँ। आप जम्मू कश्मीर के स्पोक पर्सन हैं बीजेपी के। जी जी अभी भी जो आतंकवाद पे आप कह रहे हैं कि आतंकवाद गतिविधियां बहुत ज्यादा थी, तो अभी भी तो ये चीजें सामने आ रही हैं कि आतंकवादी घटनाएं वहां पे हो रही हैं। देखिए, इसमें कोई दो मत नहीं है कि जम्मू कश्मीर में पिछले बहुत समय से लेके आतंकवाद की घटनाएं हो रही हैं। लेकिन जिस प्रकार से भारतीय सेना ने ऑपरेशन ऑल आउट के माध्यम से जम्मू कश्मीर में आतंक के बड़े बड़े सरगनाओं को जिस प्रकार से मौत के घाट उतारा है, तो काफी हद तक आतंकवाद पे कमी आई है। मैं ये नहीं कहूंगा कि पूरी तरह समाप्त हो चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम के कारण जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की घटनाएं कम हुई हैं। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि जिस दिन से जम्मू कश्मीर में क्षेत्रीय दल नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनी है, तो उसके बाद से काफी सारी घटनाएं फिर से तेजी आई है, चाहे वो जम्मू संभाग हो या कश्मीर हो, उसमें फिर से आतंकवाद पनप रहा अभी आप विजय शर्मा जी, अजय शर्मा जी, आप है। जी 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 ये बताइए कि वहां पे जो आतंकवादी घटनाएं चल रही थी उस पे आपने लगाम लगाया, जी 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 लेकिन आप लोग जी जम्मू कश्मीर में भ्रष्टाचार की बातें बहुत करते थे। जी जी जी। भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है जम्मू कश्मीर में, ये है वो है। तो आज भ्रष्टाचार कहाँ पे है? अब क्या भ्रष्टाचार की स्थिति क्या है जम्मू कश्मीर में? देखिए, मैं वही बात कर रहा हूँ कि पहले देखिए एक छोटा सा छोटा काम भी करना होता था ना, तो बहुत सारी दिक्कतें होती थी विभागों में, आम लोगों की सुनवाई नहीं थी। लेकिन जब से जम्मू कश्मीर से 370 हटा, और एक एलजी सरकार द्वारा बहुत बढ़िया काम भी किए गए, और अब कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार पे भी नकेल कसी। लेकिन अब जिस दिन से जम्मू कश्मीर में सरकार बनी है, हम इनसे भी ये उम्मीद रखेंगे कि भ्रष्टाचार से कोई समझौता ना हो जम्मू कश्मीर में। आम जनमानस को जो योजनाएं हैं उनका पूरी तरह से
लाभ मिले, क्योंकि आपने देखा होगा बड़े पैमाने पर आज जम्मू कश्मीर में जो भी काम चल रहे हैं ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से हो रहे हैं, तो काफी हद तक भ्रष्टाचार पे लगाम लगी हुई है। अजय जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर बीजेपी ने बहुत अच्छा विकास कर दिया है, भ्रष्टाचार जी पे जी लगाम भी लगाया है, जी जी। केंद्र सरकार ने जो जम्मू कश्मीर के लिए किया है बहुत अच्छा काम किया है, तो वहां के लोगों ने बीजेपी को क्यों नहीं चुना? देखिए, एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि जम्मू संभाग से भारतीय जनता पार्टी को जनादेश मिला, वो कश्मीर घाटी से नेशनल कॉन्फ्रेंस को बहुमत मिला। आप ये नहीं कह सकते। देखिए, आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी को वोट प्रतिशत की अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा राजनीतिक दल उभर के आया है जम्मू कश्मीर में। और कश्मीर घाटी में जहां हमारा जनाधार ही नहीं था, तो वहां लगभग हम 4-5 सीटें लगभग केवल 1000 वोटों के कम अंतर से हार गए। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आने वाले समय में जब भी जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे तो कश्मीर घाटी से ही भारतीय जनता पार्टी एक अच्छा मैंडेट लेकर उतरेगी। अजय जी, जो केंद्र सरकार ने जो जो योजनाएं लागू किया है पूरे भारत में, जी जी जी। जम्मू कश्मीर में उसकी स्थिति क्या है? देखिए, जब से अप्रत्यक्ष रूप से जो उपराज्यपाल महोदय जी का प्रशासन चल रहा था, तो एक केंद्र शासित प्रदेश होने के नाते जम्मू कश्मीर में केंद्र की जितनी सारी योजनाएं थी उसका प्रत्यक्ष रूप से आम जनमानस को लाभ मिल रहा था। तो उसके बाद भी मुझे आशा है कि जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं वो भी लोगों की अपेक्षाओं को समझते हुए उन योजनाओं को धरातल पर लागू करने का प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पूर्व में यदि बात की जाए, जब एलजी प्रशासन था जम्मू कश्मीर में, तो जितनी भी केंद्रीय योजनाएं थी आम जनमानस को उसका लाभ मिल रहा था। अभी जो आप लोग, जैसे कि जम्मू कश्मीर में तो आप हैं ही, जी और जी जी जम्मू कश्मीर से 1990 में जी जी जो हिंदुओं को, पंडितों को वहां से जी निकाला गया था जम्मू कश्मीर से, जी जी तो बीजेपी का कहना यह था कि हम उन्हें फिर वहां पे बसाएंगे। जी जी। उस बीजेपी ने कितना कार्य किया है? आपकी पार्टी केंद्र सरकार ने जम्मू जी। कश्मीर में कितना कार्य किया है उस पे? देखिए पांडे जी, जब समस्याएं बड़ी हो जाती है ना तो उसे सुधारने में थोड़ा समय जरूर लगता है। और भारतीय जनता पार्टी एक विचारों पर आधारित राजनीतिक दल है। ये हमारा कमिटमेंट है कि कश्मीर भाइयों के बिना, कश्मीरी पंडितों को बिना कश्मीर अधूरा है। और ये हमारी प्रतिबद्धता है कि कश्मीरी पंडितों को कश्मीर में बसाना है। उसको लेकर केंद्र सरकार द्वारा बहुत सारे कदम भी उठाए गए। आपने सुना भी होगा न्यूज़ों के माध्यम से कि कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के लिए पूरी सुरक्षा के साथ कुछ कॉलोनियां वगैरह भी बनाई गई हैं। तो हमें आशा है कि जैसे जैसे हालात और सामान्य होंगे तो कश्मीरी पंडितों की वापसी कश्मीर में होगी। और कुछ लोग थोड़े भले कम मात्रा में ही लेकिन कश्मीर में गए भी हैं वापस। वही चीज मैं जानना चाहता हूं अजय जी, कुछ परसेंट तो वापस आए होंगे अभी तक, जी जी 70 हटने के बाद या वहां शांति होने के बाद, परसेंट तो वहां पंडित वापस आए होंगे, कश्मीरी जी जी। पंडित। कुछ 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 कश्मीरी पंडित भाई हमारे वापस गए भी हैं। लेकिन एक बड़ी आबादी थी, लगभग 7 लाख के करीब, जब वो घटना हुई जम्मू कश्मीर में 1990 के दौरान, बड़ी दर्दनाक। लेकिन वो 7 लाख के 7 लाख, अभी उनका परिवार बड़ा भी होगा। कुछ परिवार विदेशों में चले गए, कुछ जम्मू कश्मीर से बाहर चले गए। तो जो जो भी आना चाहता होगा, भारतीय जनता पार्टी की ये प्रतिबद्धता है कि उन्हें वापस लाना है। और छोटे पैमाने पर अगर बात की जाए तो कुछ प्रतिशत लोग वापस गए भी हैं। पूरी सुरक्षा उनको उस समय मुहैया करवाई गई है। जैसा कि केंद्र शासित प्रदेश में रहा है जम्मू कश्मीर, जी 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 अभी नए सरकार का गठन हुआ है वहां उस प्रदेश में, जी जी जी। तो आप ये बताइए कि आप जब तक केंद्र शासित प्रदेश था उस समय बेरोजगारी को रोजगार में बदलने का क्या प्रयास किया सरकार ने? देखिए, पहले केंद्र शासित, अब भी केंद्र शासित ही है। जब राज्य था, क्योंकि अभी भी तो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश ही है। नहीं, वहां तो अभी सरकार का गठन हो गया है ना, कुछ न जी कुछ जी तो जी उनको अधिकार मिला है ना। उसके पहले आप ही केंद्र जी जी सरकार, मतलब आपकी पार्टी ही वहां पे जी जी सब कुछ देखती थी,
तो जी बेरोजगारी को रोजगार का अवसर कितना प्रदान किया गया? देखिए, आपने देखा होगा कि पूरे देश भर में जो मोदी जी की योजनाएं हैं, स्टार्टअप हो तो उसके माध्यम से, कि देखिए एक बात हमें समझनी पड़ेगी कि इस देश की बढ़ती हुई जनसंख्या के साथ यदि हम बात करें कि सबको सरकारी नौकरी की बात करें तो सबको दे पाना संभव नहीं है। क्योंकि मोदी जी का ये मानना है कि हमें जॉब प्रोवाइडर, हमें जॉब सीकर नहीं जॉब प्रोवाइडर बनना है। क्योंकि बिजनेस के मामले में लघु उद्योग आज जम्मू कश्मीर में लग रहे हैं, एक बड़े पैमाने पर इंडस्ट्रियों का यहाँ खुलना इस बात को बताता है कि रोजगार के माध्यम इतने बड़े बड़े हाईवेज आज जम्मू कश्मीर में बन रहे हैं, इतने इतने बड़े टनल्स बन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ का स्थानीय युवा भी उसमें काम कर रहा है। अभी जो आपके विधानसभा में, जम्मू कश्मीर विधानसभा में जी 370 को लेके जी जी सवाल जी जी काटा गया, बीजेपी उसमें ये उस रोल को प्ले कर रही थी, तो आप जब यहाँ केंद्र से कहते हैं कि 370 पुनः बहाल नहीं हो सकता है, तो वहां युद्ध क्यों कर रहे थे फिर? आवाज आ रही है सर? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है सर। तो अगर आपकी सरकार, केंद्र सरकार ये कहती जी है जी कि 370 वापस आ ही नहीं सकता, तो जी 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 आप लोग वहां विधानसभा में लड़ाई क्यों कर रहे थे एक दूसरे से 370 के लिए? देखिए पांडे साहब, आपको ये समझना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी एक जम्मू कश्मीर का एक विपक्ष में बैठे हुए लोग हैं हम। तो जब वो 370 पर रेजोल्यूशन लाते हैं, स्पेशल स्टेटस पर रेजोल्यूशन लाते हैं, तो क्या उस समय हम तालियां मारते, उनकी वाहवाही करते? हमारा कमिटमेंट रहा है, हमारी विचारधारा रही है कि 370 हमारा हटाने का जो प्रयास था वो सफल हुआ, और 370 एक अतीत का हिस्सा हो चुका है, वो वापस नहीं आ सकता। क्योंकि भारत में लोकतंत्र की सबसे बड़ी पंचायत, जब लोकसभा हो राज्यसभा हो, दोनों सदनों में व्यापक चर्चा के बाद 370 को हटाया गया था, और उस पर सुप्रीम कोर्ट की मोहर का लगना ये सब प्रमाणित करता है कि 370 दफन हो चुका है, कभी वापस नहीं आ सकता। लेकिन जम्मू कश्मीर विधानसभा के अंदर स्पीकर एक कस्टोडियन ऑफ द हाउस होता है, उसकी ये जिम्मेदारी बनती है कि पक्ष और विपक्ष को एक अच्छे तरीके से चलाना, क्योंकि सदन चल सके और लोगों के जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, जिन मुद्दों को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने चुनाव लड़ा और वो जीते, तो उन लोगों की मुद्दों पर उन्हें ध्यान देना चाहिए था। लेकिन लोगों को मुद्दे से हटाने के लिए वो स्पेशल स्टेटस का रेजोल्यूशन लेकर आए, तो क्या भारतीय जनता पार्टी विपक्ष, जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते क्या हम तालियां बजाते? ये हमारा एक वैचारिक लड़ाई थी, और इस पर भारतीय जनता पार्टी कभी खामोश नहीं रहती। क्या इससे उमर अब्दुल्ला साहब, जो कि इस समय मुख्यमंत्री हैं, जी ये 370 का जो बात सामने लाए हैं विधानसभा में, जी क्या जी इसको किसी एजेंडे के तहत लाए हैं, या उनका कुछ स्थिति ऐसा है कि उनको करना ही पड़ा? देखिए, उनको ये समझना पड़ेगा, और आम शहरी भी ये बात समझता है कि 370 दोनों सदनों में व्यापक चर्चा के बाद उसको हटाया गया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की उस पर मोहर लगना, तो कहीं ना कहीं वापस आने का तो सवाल ही नहीं है। लेकिन जम्मू कश्मीर की जनता को मूलभूत मुद्दों से गुमराह करना, क्योंकि चुनाव के समय उनके किए गए वादे 200 यूनिट बिजली फ्री, 12 सिलेंडर, और इन मुद्दों से जनता को गुमराह करने के लिए, क्योंकि अब सदन जब 5 दिन चलता तो भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में होने के नाते उनसे ये सवाल जरूर पूछती कि 200 यूनिट बिजली लोगों को फ्री दीजिए, इसमें हम भी आपके साथ हैं। लेकिन वो जानते हैं कि ये हम कर नहीं पाएंगे, तो लोगों को 370 पर ले आए, जबकि 370 अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, उसको रेजोल्यूशन ला ही नहीं सकते जम्मू कश्मीर विधानसभा में। ये एक आम नागरिक भी समझता है कि देश का लोकतांत्रिक संसद भवन बड़ी है, जम्मू कश्मीर की विधानसभा बड़ी है। जब देश के लोकतंत्र, सबसे बड़े लोकतंत्र में उसको हटा दिया व्यापक चर्चा करने के बाद, फिर तो सवाल ही उत्पन्न नहीं होता कि जम्मू कश्मीर की विधानसभा में उस पर रेजोल्यूशन लाया जाए। अभी केंद्र सरकार जो योजनाएं भेज रहा है चारों तरफ, जी लाडली जी जी बहन योजना जो है, उसकी स्थिति जी जी आपके यहाँ क्या है? देखिए, लाडली चाहे बहना। लाडली योजना हो या मुद्रा योजना हो या आवास योजना हो, ग्रामीण ग्राम सड़क योजना के हो, सभी योजनाएं बड़े अच्छे तरीके से चल रही थी। लेकिन अब उसके बाद देखिए, 4-5 दिन विधानसभा चली तो उसमें हंगामा ही होता रहा।
कुछ काम यहाँ की विधानसभा में जो बैठे लोग हैं, वो जहाँ की सरकार जो बनी है उस पर समीक्षा भी कर रही होगी। लेकिन चुनाव का गठन सरकार का गठन होने से पहले ये योजनाएं पूरी तरह से, जो केंद्रीय योजनाएं हैं, उनका लाभ आम जनमानस को पूरी तरह से मिल रहा था। ये जो हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं, ये हैं पंडित अजय शर्मा जी, जो कि जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए हैं, और इन्होंने वहां के तथ्यों पे प्रकाश डाला है, और बीजेपी के स्पोक पर्सन हैं युवा मोर्चा के, और इन्होंने अपने तरीके से उस बात को रखा है। अजय जी, जो आपने हमारे चैनल को समय दिया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, आपका ही बहुत बहुत धन्यवाद।